मई 1986 6 तारीख को दिल्ली की आबो हवा में जितनी तपिश थी उससे कई ज्यादा गर्मी देश की संसद में थी। लोकसभा उस दिन देश के सबसे बड़े न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटने की तैयारी कर रहा था। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में झुकते हुए शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संविधान में संशोधन किया जा रहा था। दरअसल साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया। मामला इंदौर की तलाकशुदा महिला शाहबानो बेगम का था, जिसने अपने पूर्व पति मोहम्मद अहमद खान से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस को आमतौर पर शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। शाहबानो को साल 1975 में उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया और शाहबानो के अलावा अपने 5 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद शाहबानो ने गुजारा भत्ते की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत में उनकी जीत हुई और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए हर महीने 25 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया। लेकिन शाहबानो ने इसे अपर्याप्त बताते हुए हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता बढ़ाकर 189 रुपए 20 पैसे कर दिया, जिसके खिलाफ शाहबानो के पति अहमद खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों ना हो। ये एक सेक्युलर धारा है और इसमें पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान है। मतलब साफ था कि अहमद खान को शाहबानो को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके ने धार्मिक कानून यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। उनका तर्क था कि शरीयत के मुताबिक एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला केवल इद्दत की अवधि तक ही गुजारे भत्ते की हकदार होती है, यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सिर्फ 90 दिन तक गुजारा भत्ता देना चाहिए। और इस विरोध के बाद राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम पारित कर दिया, जिसका काम तलाक पर अधिकारों का संरक्षण करना था। इस अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये निर्धारित किया कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला केवल इद्दत की अवधि तक ही अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। इसके बाद भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों या फिर वक्फ बोर्ड पर डाल दी गई। अब ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि 1986 से लेकर 2025 तक 39 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला कि संसद या सुप्रीम कोर्ट कौन सर्वोच्च है, कौन सबसे बड़ा है। साल 2025 में ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है और इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला, जिसमें राष्ट्रपति को भेजे गए बिल की मियाद तय कर दी गई है। पहले आपको जरा वो मामला बताते हैं, फिर ये भी कि इसमें संविधान क्या कहता है, इसका जिक्र करेंगे। दरअसल इस बहस की जड़ में तमिलनाडु में राज्य सरकार बनाम राज्यपाल का विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को इस पूरे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा को तय किया है। जस्टिस जे.वी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया है। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति को स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना पड़ेगा। गवर्नर की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी पड़ेगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या फिर दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा कर सकता है। सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कोई समय सीमा तय हो तो उस टाइमलाइन के भीतर फैसला होना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण बताने पड़ेंगे। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी पड़ जाएगी। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया, जिसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए ऐसी समय सीमा तय कर सकता है क्या। इसके पक्ष और विपक्ष में ढेरों तर्क दिए जा रहे हैं। मैं फिलहाल उसमें नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी कानून या फिर कार्यकारी आदेश जो संविधान के खिलाफ हो उसे अदालतें रद्द कर सकती है। यानी अगर राष्ट्रपति का कोई फैसला संविधान के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। ऐसे में यहाँ एक सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीधा राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है क्या? अब इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें संविधान के पन्ने पलटने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक मुखिया होते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत वो संघ की कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं और तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर्स होते हैं। अनुच्छेद 77 कहता है कि केंद्र सरकार के सभी कार्यकारी फैसले राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 361 एक अहम कवच देता है और वो ये है कि राष्ट्रपति अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। यानी उनके आधिकारिक फैसलों के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, न ही उन्हें सीधा आदेश दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को मंजूरी देते हैं या रोकते हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार होगा। लेकिन अगर इसमें अधिकार का दुरुपयोग होता नजर आता है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ आपको एक फैक्ट ये भी बता देती हूँ कि संविधान में ये निर्धारित नहीं किया गया है कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को कितने दिनों के अंदर मंजूरी या नामंजूरी देनी होगी। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना पड़ेगा। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 201 में भारत के राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक के बारे में वीटो शक्ति दी गई है। पूर्ण वीटो ये राष्ट्रपति की उस शक्ति को बताता है जिसके तहत वो अपने समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर अपनी सहमति रख सकता है। नियमन वीटो ये राष्ट्रपति की किसी विधेयक को यदि वो धन विधेयक यानी कि बजट से जुड़ा हुआ नहीं है तो संसद या फिर संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और पॉकेट वीटो ये राष्ट्रपति की उस शक्ति को बताता है जिसके तहत वो विधेयक को ना तो अनुमोदित कर सकता है, ना स्वीकार कर सकता है और ना ही वापस कर सकता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी की समय सीमा तय कर दी, जिसके बाद राष्ट्रपति को 3 महीने में अपने पास आए किसी भी बिल के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा। अब ये भी समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला संविधान से मिली किस शक्ति के जरिए लिया है। दरअसल हमारे देश में ना तो संसद सर्वोच्च है न सुप्रीम कोर्ट। संविधान निर्माताओं ने संविधान को सर्वोपरि माना और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का कस्टोडियन बनाया। लेकिन संविधान में सबकी शक्तियों का विभाजन कुछ इस तरीके से है कि कोई भी किसी को कमतर या सर्वोच्च नहीं मान सकता है। एक और जहां राष्ट्रपति को सरकार का मुखिया माना गया है तो वहीं राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह को जरूरी किया गया। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत अधिकार है कि वो पूर्ण न्याय के लिए संविधान सम्मत फैसला ले सके। आर्टिकल 142 में साफ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के लिए ऐसा फैसला या निर्देश दे सकता है जो पूरे भारत में लागू होगा। हालांकि यह आदेश कैसे लागू होगा इसका फैसला संसद में बनाए कानून के माध्यम से होगा। अगर संसद ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है तो ये राष्ट्रपति को तय करना होता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश या फैसला कैसे लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलटा था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्ण न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। अदालत को यह भी तय करना होता है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में किसी फर्जीवाड़े की वजह से बाधा ना आए।
जाहिर है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 जैसा ब्रह्मास्त्र है जो इसे पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। डॉक्टर BAR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद का समर्थन करते हुए कहा था, There may be many matters where the ordinary law may not be able to give a remedy. Article 142 is a safety valve. यानी अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय ना हो सके तो ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सेफ्टी वॉल्व होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1950 से 2023 के बीच तकरीबन 1579 मामलों में आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है, जिसमें ज्यादातर सिविल केसेस थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ 791 मामले में किया है अब तक। इसमें भी प्रमुख है 2019 का अयोध्या राम मंदिर मामला, 2012 का सहारा सेवी केस, साल 2023 का शिवसेना महाराष्ट्र सरकार विवाद और इसी साल का दिल्ली बनाम LG का मामला। यहाँ भी एक ट्विस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, जैसा कि 1974 के केस में यूनियन ऑफ इंडिया मामले में हुआ, लेकिन ये सलाह बाध्यकारी नहीं होते हैं, यानी राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दूसरी ओर संसद कानून बना करके भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है, जैसे कि शाबानो केस में हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है जिसके जरिए आर्टिकल 142 के इस्तेमाल से किए गए फैसले को पलटा जा सकता है? तो इसका जवाब है, इसके 3 तरीके होते हैं। पहला है पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दायर की जाए। इसमें कहा जाए कि कोर्ट के फैसले में बड़ी संवैधानिक त्रुटि थी, जिस वजह से फैसले में पुनर्विचार जरूरी है। दूसरा है बड़ी बेंच का गठन, 2 अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग जज हो जिसमें बड़ी बेंच का गठन हो। तीसरा है संविधान पीठ, यानी सुप्रीम कोर्ट की नई और 5 से ज्यादा जजों की बेंच बैठकर सुनवाई करे। तो बेशक विवाद राजनीतिक हो चुका है और बहस इस बात पर हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायरा लांघा है, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट कहती है कि संविधान भारत को प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है और ये सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जोड़ता है, न कि उनमें कोई भेद पैदा करता है। और अगर सरकार के तीनों अंग बिना बहस अपना काम करें तो ये भी साफ है कि सर्वोच्च इसमें से कोई भी नहीं है। सर्वोच्च है संविधान, जिसकी मूल भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये भारतीय संविधान को न सिर्फ लचीला बनाता है बल्कि उसे दुनिया के बेहतरीन संविधान में भी शामिल करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपको ज़्यादा जानकारी मिली है इस विषय पर, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे आपको डालना है शिखा ठाकुर न्यूज़ोपीडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।